बनारस की वो शाम कुछ अलग थी। गंगा के घाटों पर बजने वाली घंटियों की आवाज में आज एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवाएं भी जानती थीं कि आने वाली रात शहर के सबसे बड़े अस्पताल जीवन रक्षक हॉस्पिटल के लिए कयामत की रात होने वाली है। शहर का आसमान काले बादलों से घिरता जा रहा था और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट यह चेतावनी दे रही थी कि तूफान आने वाला है। लेकिन इस तूफान से बेखबर अस्पताल के पिछले हिस्से में बनी एक छोटी सी टीन की छत वाली जगह पर 15 साल का विक्रम अपने सबसे कीमती खजाने के साथ बैठा था। विक्रम का खजाना कोई सोना, चांदी या पैसे नहीं थे। उसके पास था एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक, जिसमें दुनिया भर का कबाड़ भरा पड़ा था। टूटे हुए रेडियो के तार, पुरानी घड़ियों के चक्के, साइकिल की चेन और उसका सबसे पसंदीदा औजार, एक चुंबक जो उसने एक पुराने स्पीकर को तोड़कर निकाला था। विक्रम के लिए यह कबाड़ नहीं था, यह उसकी दुनिया थी। उसके हाथ काले थे, कपड़ों पर ग्रीस के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े इंजीनियरों की आंखों में भी नहीं दिखती। वह एक टूटी हुई टॉर्च को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास बैटरी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुराने तारों को जोड़कर उसे सौर ऊर्जा वाली प्लेट से चलाने का जुगाड़ लगा रहा था। बेटा विक्रम, तू फिर इन कबाड़ में लग गया? एक थकी हुई लेकिन ममता भरी आवाज ने विक्रम का ध्यान तोड़ा। यह उसकी मां सुनीता थी। सुनीता इसी बड़े अस्पताल में सफाई कर्मचारी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले आ गई थीं और उसकी साही जगह जगह से घिसी हुई थी, लेकिन उसकी कमर हमेशा सीधी रहती थी। वह स्वाभिमानी थी। दिन भर अस्पताल के फर्श पर पोछा लगाने के बाद उसके हाथों की त्वचा सख्त हो गई थी, लेकिन जब वह विक्रम के सिर पर हाथ फेरती तो उसका स्पर्श मखमल से भी ज्यादा कोमल लगता था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए टॉर्च नीचे रखी और अपनी मां के पास दौड़ कर गया। मां, देखो, मैंने इसे ठीक कर दिया। अब तुम्हें रात को घर लौटते समय अंधेरे में डर नहीं लगेगा। यह बिना बैटरी के चलती है, बस दिन में धूप में रख देना। सुनीता की आंखों में नमी आ गई। उसका बेटा, जो अभी खुद एक बच्चा था, अपनी मां की इतनी परवाह करता था। उसने अपने पल्लू से विक्रम का पसीने से लथपथ माथा पोंछा और कहा, मेरे लाल, तू इन मशीनों में अपना दिमाग क्यों खपाता है? मैं चाहती हूं कि तू बड़ा होकर अफसर बने, एसी कमरे में बैठे, मेरी तरह झाड़ू पोछा न लगाए। विक्रम ने मां का हाथ थाम लिया। मां, मशीनें मुझे समझ आती हैं। वे इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलती। अगर मशीन में तेल नहीं है तो वो आवाज करेगी, अगर तार टूटा है तो वो रुक जाएगी, लेकिन इंसान चेहरे पर मुस्कान रखकर भी धोखा दे सकते हैं। विक्रम की यह बात उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। गरीबी ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। दोनों मां बेटे अपना थोड़ा सा सामान समेत ही रहे थे कि तभी अस्पताल के मुख्य जनरेटर रूम की तरफ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था कि मुझे सस्ता माल चाहिए, तो ये बिल इतना ज्यादा कैसे आया? यह आवाज अस्पताल के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिस्टर सक्सेना की थी। सक्सेना एक मोटे, भारी भरकम शरीर वाले आदमी थे, जिनकी गर्दन पर सोने की चेन और उंगलियों में पुखराज की अंगूठियां उनकी रिश्वतखोरी की गवाही देती थीं। उनका स्वभाव उनके पद से बिल्कुल उल्टा था। उन्हें मशीनों से प्यार नहीं था, उन्हें सिर्फ मशीनों की मरम्मत के नाम पर आने वाले कमीशन से प्यार था। विक्रम और सुनीता ने देखा कि सक्सेना साहब एक गरीब मैकेनिक पर बरस रहे थे। वो मैकेनिक हाथ जोड़े कांपते हुए खड़ा था। साहब, वो पुर्जा, वो कार्बन ब्रश असली वाला महंगा है। अगर हम सस्ता वाला लगाएंगे तो जनरेटर लोड नहीं ले पाएगा। आप जानते हैं कि यह जनरेटर पूरे आईसीयू को बिजली देता है। अगर लाइट गई और जनरेटर नहीं चला तो। सक्सेना ने मैकेनिक की बात काटते हुए उसे जोर से धक्का दिया। तू मुझे सिखाएगा? 20 साल से इंजीनियर हूं मैं, मुझे पता है क्या लगाना है और क्या नहीं। तू वो सस्ता वाला ब्रश लगा और जो पैसा बचे वो चुपचाप मेरी दराज में रख देना। अस्पताल का बजट बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझे? विक्रम यह सब सुन रहा था। उसका खून खौल उठा। वह जानता था कि जनरेटर में सस्ता कार्बन ब्रश लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। कार्बन ब्रश वो हिस्सा होता है जो घूमते हुए मोटर को करंट देता है। अगर वो खराब हुआ तो बिजली पैदा होना बंद हो जाएगी। विक्रम से रहा नहीं गया। वह अपनी मां का हाथ छुड़ाकर थोड़ा आगे बढ़ा। साहब, विक्रम की आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। सक्सेना ने चौंक कर पीछे देखा। सामने फटे कपड़ों में एक 15 साल का लड़का खड़ा था। सक्सेना ने अपनी नाक सिकोड़ी।
जैसे उसे विक्रम से बदबू आ रही हो। कौन है तू, और यहां बड़ों के बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? सुनीता घबराकर दौड़ती हुई आई और विक्रम को पीछे खींचने लगी। माफ कर दीजिए साहब, यह मेरा बेटा है, बच्चा है, नासमझ है। चलो विक्रम, यहां से चलो। लेकिन विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब, काका सही कह रहे हैं, यह जनरेटर पुराना है, इसका रोटर घिस चुका है। अगर आप इसमें लोकल कार्बन ब्रश लगाएंगे तो गर्मी की वजह से वो पिघल जाएगा, और अगर कभी ज्यादा लोड पड़ा तो पूरा आर्मेचर जल जाएगा। चंद रुपयों के लिए आप मरीजों की जान खतरे में डाल रहे हैं। वहां सन्नाटा छा गया। वो गरीब मैकेनिक जो अब तक मार खा रहा था, आश्चर्य से विक्रम को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक कचरा बीनने वाले जैसे दिखने वाले लड़के को आर्मेचर और रोटर के बारे में पता है। लेकिन सक्सेना का अहंकार चोट खा गया था। एक सफाई वाली का बेटा उसे इंजीनियरिंग सिखा रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ा और उसने विक्रम को इतनी जोर से धक्का दिया कि विक्रम पीछे रखे कबाड़ के ढेर पर जा गिरा। लोहे के टुकड़ों से उसकी कोहनी छिल गई और खून निकलने लगा। विक्रम! सुनीता चीख पड़ी और अपने बेटे को उठाने दौड़ी। सक्सेना ने हिकारत से थूका, 2 कौड़ी की औकात नहीं और बातें करता है करोड़ों की मशीन की। ए अनपढ़ ग्वार, तूने ये शब्द कहां से रट लिए? आर्मेचर, रोटर, जरूर कहीं से चोरी की किताब पढ़ी होगी। सुन ले, तेरा काम है कचरा उठाना और वही कर, मशीनों के बारे में सोचना हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम है। अगर दोबारा तू या तेरी मां इस जनरेटर रूम के आसपास भी दिखे तो नौकरी तो जाएगी ही, पुलिस में चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भी भिजवा दूंगा। सुनीता रोते हुए सक्सेना के पैरों में गिर पड़ी। नहीं साहब, नहीं, ऐसा मत करना, हम गरीब लोग हैं, हमारे पेट पर लात मत मारिए। विक्रम, माफी मांग साहब से, अभी माफी मांग। विक्रम का दिल टूट रहा था। अपनी मां को ऐसे गिड़गिड़ाते देख उसने मुट्ठियां भींच लीं। उसे अपने घाव के दर्द से ज्यादा दर्द अपने स्वाभिमान पर लगी चोट का हो रहा था, लेकिन अपनी मां की खातिर उसने सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। सक्सेना हंसा, एक क्रूर हंसी। हाँ, यही जगह है तुम्हारी, पैरों में, निकल जाओ यहां से। सुनीता विक्रम को लेकर वहां से चली गई। दोनों अस्पताल के बाहर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। शाम अब गहरी हो चुकी थी, हवाएं तेज हो गई थीं और धूल उड़ने लगी थीं। विक्रम चुपचाप अपनी कोहनी से बहते खून को पोंछ रहा था। मां, मैं सही था, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। वो आदमी गलत कर रहा है। आज हवा में नमी है, बारिश होने वाली है। अगर नमी जनरेटर के अंदर गई और कार्बन ब्रश ठीक से नहीं बैठा तो स्पार्किंग होगी, आग लग सकती है। मां, सुनीता ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और विक्रम की चोट पर पट्टी बांधने लगी। मैं जानती हूं मेरा बेटा होशियार है, लेकिन बेटा, सच बोलने की कीमत हम गरीबों को ही चुकानी पड़ती है। दुनिया सच्चाई नहीं देखती, दुनिया हैसियत देखती है। वो इंजीनियर है, उसके पास डिग्री है, तेरे पास क्या है? सिर्फ ये कबाड़। विक्रम ने अपने पुराने संदूक को देखा। हाँ मां, मेरे पास सिर्फ ये कबाड़ है, लेकिन कभी कभी कबाड़ ही काम आता है जब नया सोना फेल हो जाता है। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो बनारस ने कई सालों से नहीं देखी थी। सड़कें कुछ ही मिनटों में दरिया बन गईं। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ झुक गए। अस्पताल की खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। उसी वक्त दूर से कई सायरनों की आवाज सुनाई दी। पुलिस की जीपें, एम्बुलेंस का एक बड़ा काफिला अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ रहा था। नीली और लाल बत्तियां बारिश की धुंध को चीर रही थीं। अस्पताल के अंदर हड़कंप मच गया। रिसेप्शन पर फोन की घंटी लगातार बज रही थी। जल्दी करो, स्ट्रेचर तैयार रखो, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी सत्यानंद जी। यह नाम सुनते ही अस्पताल का हर कर्मचारी सतर्क हो गया। स्वामी सत्यानंद कोई साधारण साधु नहीं थे, वे गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए सैकड़ों स्कूल और आश्रम बनवाए थे। पूरा शहर, क्या पूरा देश उनका सम्मान करता था। खबर थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डो मेहरा, जो अपने केबिन में बैठे थे, खबर सुनते ही नंगे पैर दौड़ पड़े। चीफ सर्जन डो दास अपनी टीम के साथ ओटी ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। यह कोई आम मरीज नहीं था। अगर स्वामी जी को कुछ हो गया तो अस्पताल के बाहर जनता का सैलाब उमड़ पड़ेगा। सक्सेना,
जो अभी अभी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था, घबरा गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। तूफान अपने चरम पर था। बिजली के खंभे झूल रहे थे। हे भगवान, सक्सेना बुदबुदाया। इस मौसम में शहर की बिजली कभी भी जा सकती है, और मेरा जनरेटर। उसे विक्रम की बात याद आ गई। उसने जल्दी से इंटरकॉम उठाया और जनरेटर रूम में फोन लगाया। ए सुन, वो सस्ता वाला ब्रश लगा दिया क्या? उधर से मैकेनिक की डरी हुई आवाज आई। जी साहब, आपके कहने पर लगा दिया, लेकिन साहब मशीन बहुत आवाज कर रही है, लोड ज्यादा है। चुप कर, सक्सेना चिल्लाया, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था। एसी कमरे में भी उसे गर्मी लगने लगी। बस प्रार्थना कर कि बिजली न जाए। नीचे गेट पर एम्बुलेंस रुकी। स्ट्रेचर पर स्वामी जी का शांत लेकिन पीला पड़ा चेहरा दिखाई दिया। उनके साथ आए भक्त रो रहे थे। विक्रम और सुनीता, जो बारिश से बचने के लिए एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़े थे, उन्होंने यह सब देखा। विक्रम ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हे महादेव, उस महात्मा को बचा लेना। उन्होंने मेरे जैसे कई बच्चों को किताबें दी हैं। स्वामी जी को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। डॉ दास ने उनकी नब्ज टटोली। स्थिति गंभीर थी। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। उनके दिल की एक धमनी पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है। बाईपास सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हमारे पास समय बहुत कम है। तैयारियां शुरू हुईं। मशीनों की बीप बीप आवाजें गूंजने लगीं। वेंटिलेटर, हार्ट लंग मशीन, मॉनिटर, सब कुछ बिजली पर चल रहा था। स्वामी जी का जीवन अब पूरी तरह टेक्नोलॉजी के भरोसे था। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जलीं। डॉ दास ने अपनी स्कैल्पेल सर्जिकल चाकू उठाया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कहीं पास ही बिजली गिरी थी। अगले ही पल पूरे अस्पताल की बत्तियां बुझ गईं। घुप अंधेरा। मशीनों की आवाजें बंद हो गईं। वेंटिलेटर की सांसें थम गईं। लाइट गई। एक नर्स चिल्लाई, जनरेटर ऑन करो। डॉ दास अंधेरे में चीखे, मरीज की सांसें रुक रही हैं। हमारे पास बैकअप पावर के बिना 1 मिनट भी नहीं है। बेसमेंट में मैकेनिक ने कांपते हाथों से जनरेटर का स्टार्ट बटन दबाया। घर्रर्र, खट खट। जनरेटर ने एक बार खांसा, थोड़ा धुआं उगला, और फिर सन्नाटा। सक्सेना, जो टॉर्च लेकर बेसमेंट की तरफ दौड़ रहा था, उसकी धड़कनें रुक गईं। उसने विक्रम की चेतावनी को याद किया। गर्मी की वजह से वो पिघल जाएगा। जनरेटर चालू नहीं हुआ। अस्पताल में हाहाकार मच गया। अंधेरे में मरीजों की कराहने की आवाजें और डरावनी हो गईं। बाहर सड़क पर विक्रम ने देखा कि पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया है। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां, जनरेटर नहीं चला। सक्सेना साहब ने वही गलती की जिसका मुझे डर था। सुनीता ने डरते हुए कहा, तो अब क्या होगा? स्वामी जी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में अब एक अलग ही आग थी। मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता मां, मुझे जाना होगा। पागल हो गया है? सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो तुझे मार डालेंगे सक्सेना, तुझे देखते ही पुलिस को बुला लेगा। बुलाने दो पुलिस को। विक्रम ने अपना भीगा हुआ कबाड़ का थैला कंधे पर टांगा। लेकिन अगर आज मैं नहीं गया तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मां, आशीर्वाद दो। विक्रम ने अपनी मां के चरण स्पर्श किए और उस अंधेरे तूफानी रात में अस्पताल के पिछले गेट की तरफ दौड़ लगा दी। वह जानता था कि आगे का रास्ता कांटों भरा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके थैले में पड़ा वो छोटा सा चुंबक आज शायद किसी की जिंदगी का सूरज बन सकता था। अस्पताल के अंदर का दृश्य अब किसी भयावह सपने जैसा हो गया था। जो जगह कुछ पल पहले उम्मीद का केंद्र थी, अब वही जगह चीख पुकार और आंसुओं का समंदर बन चुकी थी। बिजली गुल होते ही घना अंधेरा छा गया था, जिसे सिर्फ कड़कती हुई आसमानी बिजली की चमक बीच बीच में चीर रही थी। उस कौंधती हुई रोशनी में मरीजों के डरे हुए चेहरे भूतिया लग रहे थे। वेंटिलेटर बंद हो चुके थे। डॉक्टर और नर्सें अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर इधर उधर भाग रहे थे। आईसीयू में भर्ती मरीजों के परिजन कांच के दरवाजों को पीट रहे थे। कोई कुछ करो, मेरे पिताजी की सांस रुक रही है, ऑक्सीजन मशीन नहीं चल रही। लेकिन सबसे ज्यादा अफरा तफरी ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 के बाहर थी, जहां स्वामी सत्यानंद जी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। डॉ दास, जो शहर के सबसे बड़े हार्ट सर्जन माने जाते थे, इस वक्त पसीने से लथपथ थे। अंधेरे में उन्होंने चिल्लाकर अपनी टीम को आदेश दिया, मैनुअल पंप लाओ, जल्दी करो। मशीन बंद है, लेकिन हमें उनके दिल को धड़काना होगा। हाथ से पंप करो।
एक जूनियर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, सर, इन्वर्टर बैकअप भी सिर्फ 15 मिनट चलेगा। अगर 15 मिनट में मुख्य बिजली या जनरेटर चालू नहीं हुआ तो हम स्वामी जी को खो देंगे। डॉ दास ने गुस्से में अपनी सर्जिकल कैप उतारकर फेंक दी। सक्सेना कहाँ है? उस नकारा इंजीनियर को ढूंढो। मुझे अभी बिजली चाहिए, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर बेसमेंट में जनरेटर रूम की हालत और भी खराब थी। वहां की हवा में डीजल और जले हुए रबर की बदबू भरी हुई थी। सक्सेना का अहंकार अब डर में बदल चुका था। वह पागलों की तरह जनरेटर के कंट्रोल पैनल पर मुक्के मार रहा था। चालू हो जा मनहूस, सक्सेना चिल्लाया। उसके महंगे कपड़े पसीने और ग्रीस से खराब हो चुके थे। बूढ़ा मैकेनिक रामदीन, जिसके हाथों में एक रिंच था, कांपती हुई आवाज में बोला, साहब, मैंने कहा था, वो कार्बन ब्रश, वो पूरी तरह जल गया है। रोटर घूम नहीं पा रहा है, करंट नहीं बन रहा। हमारे पास नया ब्रश नहीं है साहब, आपने स्टॉक मंगवाने से मना कर दिया था। सक्सेना ने घूमकर रामदीन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप कर बुढ़े, अपनी गलती मुझ पर थोपता है। तूने ठीक से फिट नहीं किया होगा। अब अगर स्वामी जी को कुछ हुआ तो मैं कह दूंगा कि तूने नशे में काम किया था। सारी जिम्मेदारी तुझ पर डाल दूंगा, समझ गया? रामदीन गाल पर हाथ रखकर रोने लगा। वह जानता था कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं होती। गलती साहब की थी, लालच साहब का था, लेकिन जेल उसे जाना होगा। बाहर तूफान और भी विकराल रूप ले चुका था। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह बरस रही थीं। विक्रम अस्पताल की पिछली दीवार के पास खड़ा था, भीगता हुआ, कांपता हुआ। उसकी नजरें उस छोटे से रोशनदान पर टिकी थीं जो बेसमेंट के जनरेटर रूम से जुड़ा था। उस रोशनदान से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मां, विक्रम ने अपनी मां की तरफ देखा, जो बारिश में भीगते हुए भगवान शिव की प्रार्थना कर रही थी। वो लोग जनरेटर ठीक नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है समस्या क्या है, और मुझे यह भी पता है कि उसे कैसे ठीक करना है। सुनीता ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। बेटा, वहां मत जा, वहां गार्ड्स होंगे, पुलिस होगी। अगर तुझे पकड़ लिया तो वो मार डालेंगे। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारी जान सस्ती है। विक्रम ने मां के ठंडे हाथों को अपने गालों से लगाया। मां, याद है तुमने मुझे महाभारत की कहानी सुनाई थी? अभिमन्यु जानता था कि चक्रव्यूह में जाना मौत है, फिर भी वो गया था क्योंकि धर्म यही कहता था। स्वामी जी ने मेरे जैसे अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला था। आज अगर मैं डर गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वहां को सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले, जो बारिश के पानी में मिल गए। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। जा मेरे लाल, महादेव तेरी रक्षा करें। विक्रम ने अपना बोरा कसकर पीठ पर बांधा और दीवार पर चढ़ने लगा। दीवार ऊंची थी और बारिश की वजह से फिसलन भरी थी। कई बार उसका पैर फिसला, उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक छिपकली की तरह दीवार से चिपका रहा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि जनरेटर रूम का पिछला दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन लोहे की जाली वाला एक वेंटिलेशन पाइप खुला था। यह पाइप इतना संकरा था कि कोई बड़ा आदमी इसमें घुसने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन विक्रम तो कुपोषण का शिकार एक दुबला पतला लड़का था। उसकी पसलियां दिखती थीं। आज वही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने जाली को अपने पेचकस से खोलने की कोशिश की। पेंच जंग खाए हुए थे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके दांत भिंच गए। खुल जा, बस खुल जा। खटाक, एक पेंच टूटा, फिर दूसरा। विक्रम ने जाली हटाई और उस अंधेरे कालिक भरे पाइप के अंदर रेंगना शुरू किया। पाइप के अंदर घुटन थी, सांस लेना मुश्किल था। मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर चिपक रहे थे। पाइप की दीवारों पर जमी वर्षों पुरानी धूल उसके फेफड़ों में जा रही थी। उसे खांसी आ रही थी, लेकिन उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। अगर किसी ने आवाज सुन ली तो खेल खत्म। नीचे जनरेटर रूम में सक्सेना अब हताश होकर जमीन पर बैठ गया था। उसका फोन बजा। डायरेक्टर डॉ मेहरा का फोन था। सक्सेना, क्या हुआ? स्वामी जी का बीपी गिर रहा है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, कुछ भी करो, मुझे बिजली चाहिए। सक्सेना रोने लगा। सर, मशीन पूरी तरह डैमेज हो गई है। इसे ठीक करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। जर्मनी से पार्ट मंगवाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते सर। मैं इस्तीफा देता हूं। उसने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़ लिया। मर गए, आज तो सब मर गए। तभी ऊपर हवा के पाइप से एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। सक्सेना और रामदीन ने चौंक कर ऊपर देखा। वेंटिलेशन की जाली हिली
और अगले ही पल एक काला, धूल और कालिख में सना हुआ साया धम्म से नीचे फर्श पर कूदा। सक्सेना डर के मारे पीछे हट गया। भूत, भूत। लेकिन जब उस साये ने अपना सिर उठाया तो रामदीन ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही लड़का है, सफाई वाली सुनीता का बेटा। विक्रम खड़ा हुआ। उसके घुटनों से खून बह रहा था, चेहरा काला हो चुका था, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी पीठ से बोरा उतारा। सक्सेना का डर अब गुस्से में बदल गया। वह झपटा और विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। तू यहां कैसे आया? तूने क्या किया है? जरूर तूने ही मशीन खराब की है ताकि तू हीरो बन सके। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। सक्सेना ने विक्रम को घसीटना शुरू किया। विक्रम ने विरोध नहीं किया। उसने बस शांत आवाज में कहा, साहब, पुलिस को बाद में बुला लेना। अभी मशीन को सांस लेने दो, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। तू ठीक करेगा? सक्सेना ने एक और तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया। जर्मनी की मशीन को कचरा उठाने वाला ठीक करेगा? तभी रामदीन बीच में आ गया। उसने सक्सेना का हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में पहली बार इस बूढ़े मैकेनिक ने अपने साहब का विरोध करने की हिम्मत दिखाई थी। साहब, रामदीन की आवाज में कंपन था, लेकिन मजबूती भी थी। साहब, 10 मिनट बचे हैं। वैसे भी हम हार चुके हैं। अगर स्वामी जी मर गए तो पब्लिक हमें जिंदा जला देगी। बच्चे को एक मौका देने में क्या जाता है? अगर यह नहीं कर पाया तो वैसे भी हम बर्बाद हैं। सक्सेना ने रामदीन को देखा, फिर अपनी घड़ी को देखा। 9 मिनट। उसने विक्रम को धक्का देकर छोड़ दिया। ठीक है, तेरे पास 5 मिनट हैं। अगर 5 मिनट में यह मशीन चालू नहीं हुई तो मैं तुझे इसी जनरेटर के अंदर डालकर पीस दूंगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने एक गहरी सांस ली। वह उस विशालकाय जनरेटर के पास गया जो एक मरे हुए हाथी की तरह शांत पड़ा था। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और मशीन पर हाथ रखा। उसे याद आया कि कैसे उसने कबाड़खाने में टूटे हुए पंखों को ठीक किया था। सिद्धांत वही था, बिजली चुंबक से बनती है और चुंबक को रास्ता चाहिए। उसने अपना बोरा खोला। सक्सेना और रामदीन उत्सुकता से देख रहे थे कि वह क्या निकालेगा। कोई महंगा औजार, कोई विदेशी मशीन। लेकिन विक्रम ने निकाला एक छोटा सा टूटा हुआ स्पीकर का चुंबक और कुछ तांबे के तार। सक्सेना हंसा, एक पागलपन भरी हंसी। खिलौने? यह खिलौनों से पावर प्लांट चलाएगा? रामदीन, पकड़ इसे, यह हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन विक्रम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जनरेटर के पीछे घुस गया जहां रोटर का कवर खुला पड़ा था। उसने देखा कि कार्बन ब्रश पूरी तरह घिसकर खत्म हो चुका था, संपर्क टूट चुका था। साहब, विक्रम की आवाज मशीन के पीछे से आई। रोटर और स्टेटर के बीच गैप आ गया है। फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह नहीं बन रहा। मुझे बस एक ब्रिज बनाना है। विक्रम ने अपनी जेब से एक पुराना स्टील का स्केल पटरी निकाला। उसने उस शक्तिशाली चुंबक को रोटर के पास एक खास कोण एंगल पर चिपका दिया। फिर उसने तांबे के तार को कार्बन ब्रश के बचे हुए हिस्से पर लपेटा और उसे चुंबक के तार को कार्बन बताता है सहारे कस दिया। यह एक देसी जुगाड़ था, विज्ञान के नियमों के खिलाफ नहीं, बल्कि विज्ञान के नियमों का सबसे चतुर उपयोग। उसने चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया था ताकि घिसा हुआ ब्रश भी संपर्क बना सके। उसने अपने हाथ ग्रीस से पोंछे और बाहर निकला। रामदीन काका, क्रैंक मारो, सक्सेना चिल्लाया। नहीं, यह शॉर्ट सर्किट कर देगा, पूरी वायरिंग जल जाएगी। लेकिन रामदीन ने विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में वही भरोसा था जो एक सर्जन की आंखों में होता है। रामदीन ने लीवर खींचा और बटन दबाया। घर घर। मशीन ने 2 बार खांसी खाई। सक्सेना ने मुंह फेर लिया। खत्म। तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ जनरेटर का इंजन दहाड़ उठा। काला धुआं निकला और फिर एक लयबद्ध मधुर आवाज आने लगी। हम मम मम मम। वोल्ट मीटर की सुई जो 0 पर थी अचानक ऊपर उठी। 220 वोल्ट, 400 वोल्ट। हरी बत्ती जल गई। अस्पताल के हर कोने में एक साथ रोशनी हो गई। पंखे चलने लगे, एसी की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और सबसे महत्वपूर्ण, ऑपरेशन थिएटर में वेंटिलेटर और हार्ट मशीन ने बीप की आवाज की। स्वामी जी की धड़कन मॉनिटर पर एक सीधी लकीर से बदलकर ऊपर नीचे होने लगी। डॉ दास चिल्लाए, पावर आ गई, जल्दी करो, हमारे पास मौका है, स्कैलपेल। बेसमेंट में सक्सेना की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह उस चलते हुए जनरेटर को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। उसने मुड़कर उस लड़के को देखा। विक्रम वहीं खड़ा था, पसीने और कालिख में सना हुआ,
लेकिन उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। चल गया साहब, विक्रम ने धीरे से कहा। डिग्री कागज पर होती है साहब, लेकिन हुनर हाथों में होता है। अस्पताल के कॉरिडोर में जलती हुई ट्यूबलाइट्स ने अंधेरे को तो हरा दिया था, लेकिन बेसमेंट के उस जनरेटर रूम में अब एक नए तरह का अंधेरा छाने वाला था। यह अंधेरा बिजली जाने का नहीं, बल्कि इंसान की नीयत खराब होने का था। विक्रम अभी भी जनरेटर के पास खड़ा था। उसके सीने में सांस तेजी से चल रही थी। उसने कर दिखाया था। एक 15 साल के लड़के ने, जिसे दुनिया कचरा समझती थी, अपनी बुद्धिमानी से मौत के मुंह से जिंदगियां छीन ली थीं। बूढ़ा मैकेनिक रामदीन, जिसकी आंखों में अब तक खौफ था, अब श्रद्धा से उस लड़के को देख रहा था। वह आगे बढ़ा और अपने गंदे हाथों से विक्रम का सिर छूना चाहा। झुक झुक जियो बेटा, रामदीन का गला भर आया। तूने आज कमाल कर दिया। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। वह आवाज इतनी तेज थी कि तीनों चौंक गए। सक्सेना, जो अब तक बुत बना खड़ा था, झपट्टा मारकर फोन की तरफ लपका। हेलो, सक्सेना हियर। उसकी आवाज में अभी भी घबराहट थी। दूसरी तरफ से डॉ मेहरा की आवाज आई, जो खुशी से चिल्ला रहे थे। सक्सेना, यू डिड इट। तुमने कर दिखाया। लाइट आ गई है। सर्जरी फिर से शुरू हो गई है। स्वामी जी का ब्लड प्रेशर स्थिर हो रहा है। कमाल कर दिया तुमने। मुझे पता था कि तुम जैसा सीनियर इंजीनियर ही इस मुसीबत से हमें निकाल सकता है। मैं अभी स्वास्थ्य मंत्री को फोन कर रहा हूं तुम्हारी सिफारिश के लिए। सक्सेना ने विक्रम की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में शर्मिंदगी आई, लेकिन अगले ही पल लालच ने उस शर्मिंदगी का गला घोंट दिया। उसे सामने अपना प्रमोशन, अपना बोनस और अपनी इज्जत बचती हुई दिखाई दी। उसने फोन पर अपनी आवाज भारी की और झूठ इतनी सफाई से बोला जैसे वह सच हो। जी सर। धन्यवाद सर। बहुत मुश्किल था। सर्किट पूरी तरह जल चुका था। मुझे बाईपास करना पड़ा और मैन्युअल फ्लक्स कैलिब्रेशन करना पड़ा। जर्मनी की तकनीक थी, लेकिन मेरे अनुभव ने काम कर दिया। चिंता न करें, अब पावर नहीं जाएगी। उसने फोन रखा और एक गहरी सांस ली। फिर वह धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। अब वहां डर नहीं था, वहां एक क्रूरता थी। एक शिकारी की क्रूरता जिसने अपना शिकार पा लिया हो। वह विक्रम के पास गया। विक्रम को लगा कि शायद साहब उसे शाबाशी देंगे या कम से कम शुक्रिया कहेंगे, लेकिन सक्सेना ने जो किया उसने रामदीन की रूह कंपा दी। सक्सेना ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन प्यार से नहीं, पकड़ने के लिए। सुन छोकरे, सक्सेना ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी तूने जो सुना उसे भूल जा। यह जनरेटर मैंने ठीक किया है, समझा? विक्रम हैरान रह गया। लेकिन साहब, वो चुंबक, वो तार। कौन सा चुंबक? सक्सेना ने हंसते हुए विक्रम के हाथ से बचा हुआ तार छीन लिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। यह तो मेरा आइडिया था। तू तो बस मेरा असिस्टेंट था, है ना? तूने बस मेरे कहे मुताबिक पुर्जे जोड़े। दिमाग मेरा था, हाथ तेरे थे, और मजदूरी सिर्फ हाथों को मिलती है, दिमाग को इनाम मिलता है। विक्रम का स्वाभिमान चोटिल हो गया। साहब, मैंने इनाम के लिए यह नहीं किया। लेकिन झूठ क्यों? आप कह सकते थे कि हम सब ने मिलकर। चुप! सक्सेना दहाड़ा। 2 कौड़ी का कबाड़ी मुझे नैतिकता सिखाएगा? देख, अगर तूने बाहर जाकर किसी को भी बताया कि तूने मशीन ठीक की है, तो कौन यकीन करेगा? मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर या तू एक गंदा बदबूदार भिखारी? लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं, तुझ पर हंसेंगे कि तू पागल हो गया है। सक्सेना ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसने उसमें से 100 के 2 नोट निकाले और विक्रम के मुंह पर फेंक दिए। नोट हवा में लहराते हुए गंदे फर्श पर गिर गए। ले, यह तेरी मजदूरी, 200 रुपये। आज तक तूने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे होंगे। उठा इसे और दफा हो जा यहां से। और हां, वो चुंबक अंदर ही रहने दे। अब वो मेरी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। विक्रम ने जमीन पर पड़े उन नोटों को देखा। फिर उसने सक्सेना को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तूफान से पहले होती है। उसने झुककर नोट नहीं उठाए। उसने अपना खाली बोरा उठाया, उसे झाड़ा और कंधे पर टांग लिया। साहब, विक्रम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मशीन के पुर्जे तो जुड़ गए, लेकिन आपकी आत्मा का तार टूट गया है। यह पैसे आप ही रखिए। शायद आपको इनकी ज्यादा जरूरत है अपनी इज्जत खरीदने के लिए। सक्सेना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता या हाथ उठा पाता, विक्रम मुड़ा और उसी वेंटिलेशन पाइप की तरफ बढ़ा नहीं, बल्कि मुख्य दरवाजे की तरफ चला गया। रामदीन ने चुपके से दरवाजा खोल दिया था। जाते जाते विक्रम ने रामदीन के पैर छुए।
रामदीन कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि वह एक पाप का हिस्सेदार बन रहा है, लेकिन अपनी गरीबी और नौकरी के डर ने उसके होंठ सिल दिए थे। विक्रम जब बाहर निकला तो बारिश थम चुकी थी। हवा अभी भी ठंडी थी। उसकी मां सुनीता गेट के पास बैठी कांप रही थी। जैसे ही उसने विक्रम को सही सलामत देखा, वह दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। तू ठीक है? उन्होंने तुझे मारा तो नहीं? सुनीता ने उसका चेहरा टटोला। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। नहीं मां, किसी ने नहीं मारा। मशीन ठीक हो गई, स्वामी जी बच गए। सच? सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान तेरा भला करे मेरे बच्चे। उन्होंने तुझे कुछ इनाम दिया? हां मां। विक्रम ने पीछे मुड़कर अस्पताल की उस ऊंची इमारत को देखा जिसकी हर खिड़की अब रोशनी से जगमगा रही थी। उन्होंने मुझे एक सबक दिया कि दुनिया में सच की जगह नहीं है, सिर्फ ताकत की जगह है। चल घर चलते हैं। विक्रम ने मां का हाथ थामा। आज मुझे बहुत नींद आ रही है। अगले 2 दिन शहर में जश्न का माहौल था। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपे थे। चमत्कार, जीवन रक्षक अस्पताल के डॉक्टरों और इंजीनियरों ने बचाई संत की जान। बिजली गुल होने पर इंजीनियर सक्सेना ने अपनी सूझबूझ से टाला बड़ा हादसा। अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर सक्सेना की तस्वीर के साथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का पोस्टर लगा दिया गया था। हर कोई सक्सेना को बधाई दे रहा था। सक्सेना का सीना गर्व से फूल गया था। उसने नई घड़ी खरीद ली थी और अब वह और भी ज्यादा रौब से चलता था। वह भूल चुका था कि उस रात क्या हुआ था। उसे यकीन हो गया था कि वह वाकई जीनियस है। लेकिन आईसीयू के प्राइवेट वार्ड में एक अलग ही कहानी चल रही थी। स्वामी सत्यानंद जी को होश आ गया था। वह कमजोर थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज वैसा ही था। उनके बिस्तर के पास डॉ मेहरा, डॉ दास और शहर के डीएम जिलाधिकारी खड़े थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं स्वामी जी कि आप ठीक हैं, डॉ मेहरा ने हाथ जोड़कर कहा। हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया था। स्वामी जी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। डॉक्टर, उस रात जब मैं बेहोशी में था, मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर मुझे एक कंपन महसूस हुआ, एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा, जैसे किसी ने मेरे दिल को छुआ हो। मशीन चलने से ठीक पहले मैंने एक खटखट की आवाज सुनी थी और फिर ऐसा लगा जैसे लोहे में जान आ गई हो। डॉ मेहरा मुस्कुराए। जी स्वामी जी, वो हमारा जनरेटर था। हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर सक्सेना ने उसे ऐन वक्त पर ठीक किया था। बहुत काबिल आदमी है। सक्सेना, स्वामी जी ने नाम दोहराया। मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जिसने मेरी जान बचाई। उसे बुलाइए। मैं उसे अपने हाथों से सम्मानित करना चाहता हूं। डॉ मेहरा का चेहरा खिल उठा। यह तो अस्पताल के लिए और भी बड़ी पब्लिसिटी थी। बिल्कुल स्वामी जी, हम कल ही एक सम्मान समारोह रखेंगे। आप अपने हाथों से सक्सेना को इनाम दीजिएगा। समारोह की तैयारियां शुरू हो गईं। अस्पताल के बड़े हॉल को फूलों से सजाया गया। मीडिया को बुलाया गया। सक्सेना ने अपने लिए एक नया सूट सिलवाया। वह शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी स्पीच भाषण की रिहर्सल कर रहा था। थैंक यू। यह तो मेरा कर्तव्य था। विज्ञान और तकनीक ही मेरा धर्म है। वह खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराया। उधर शहर के दूसरे कोने में झुग्गियों के बीच विक्रम अपनी पुरानी किताबों में डूबा हुआ था। उसकी मां पास ही चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं। बेटा, सुनीता ने कहा, सुना है कल अस्पताल में बड़ा मेला लग रहा है। वो बड़े वाले बाबा सबको आशीर्वाद देंगे। सब कह रहे हैं कि उस इंजीनियर को इनाम मिलेगा। क्या हम देखने चलें? विक्रम ने किताब बंद कर दी। नहीं मां, अमीरों के तमाशे में गरीबों का क्या काम। हम भीड़ का हिस्सा बनकर ताली बजाने के लिए नहीं हैं। अरे चलना। सुनीता ने जिद की। मुझे स्वामी जी के दर्शन करने हैं। कहते हैं उनकी एक नजर से पाप धुल जाते हैं और मुझे देखना है कि वो मशीन कैसे चल रही है जिसे मेरे बेटे ने छुआ था। मां की जिद के आगे विक्रम हार गया, लेकिन उसके मन में एक डर था, अगर सक्सेना ने उसे देख लिया तो। लेकिन फिर उसने सोचा, इतनी भीड़ में कौन एक कचरा बीनने वाले को देखेगा। अगली सुबह अस्पताल का हॉल खचाखच भरा था। सबसे आगे की पंक्ति में शहर के वीआईपी बैठे थे। स्टेज पर स्वामी जी एक व्हील चेयर पर बैठे थे। उनके बगल में डॉ मेहरा और मंत्री जी थे और दूसरी तरफ खड़ा था मिस्टर सक्सेना, अपने नए सूट में गर्व से मुस्कुराता हुआ। रामदीन भी कोने में खड़ा था, सिकुड़ा हुआ, डरा हुआ।
उसकी नजरें बार बार भीड़ में किसी को तलाश रही थीं। माइक पर अनाउंसमेंट हुई, देवियों और सज्जनों, अब वो घड़ी आ गई है जब हम उस नायक को सम्मानित करेंगे जिसने अपनी बुद्धिमानी से हजारों लोगों की जान बचाई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर RK सक्सेना का। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। सक्सेना सीना तानकर आगे बढ़ा। उसने मंत्री जी से गुलदस्ता लिया और स्वामी जी के पैर छुए। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन उनके माथे पर एक शिकन थी। वह एक सिद्ध पुरुष थे। इंसान की आंखों में देखकर उसकी आत्मा पढ़ लेते थे। जब उन्होंने सक्सेना की आंखों में देखा तो उन्हें वहां वो तेज नहीं दिखा जो उन्होंने उस रात महसूस किया था। वहां सिर्फ अहंकार और छलावा था। स्वामी जी ने माइक हाथ में लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। सक्सेना जी, स्वामी जी की आवाज गंभीर थी, आपकी विद्या अद्भुत है। मैंने सुना कि मशीन पूरी तरह खराब थी। आपने ऐसा क्या किया कि वो एक पल में चल पड़ी? सक्सेना ने रटा रटाया जवाब दिया, जी महाराज, वो बस फ्लक्स का संतुलन बिगड़ गया था। मैंने अपने अनुभव से उसे रिकैलिब्रेट पुनः संयोजित किया और सर्किट बाईपास कर दिया। स्वामी जी मुस्कुराए, एक रहस्यमयी मुस्कान। अद्भुत। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब मशीन चली तो उससे पहले एक अजीब सी आवाज आई थी, जैसे कोई धातु किसी धातु से चिपक रही हो। और मशीन की लय वो सामान्य मोटर जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी हेमिंग गुंजन थी। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा विशेष उपकरण इस्तेमाल किया? सक्सेना के पसीने छूटने लगे। उसे नहीं पता था कि स्वामी जी को तकनीकी बातों में इतनी रुचि होगी। उसने तो बस झूठ बोला था। उसे मशीन की आवाज के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वह तो डर के मारे दूर खड़ा था। वो तो सक्सेना हकलाने लगा, वो तो शायद हवा का दबाव था महाराज। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज नहीं बल्कि एक हरकत हुई। रामदीन, जो अब तक अपने जमीर से लड़ रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे याद आया कि विक्रम ने उसके पैर छुए थे। उसे याद आया कि उस बच्चे ने कहा था मशीन के पुर्जे जुड़ गए, लेकिन आत्मा का तार टूट गया। रामदीन अनजाने में ही चिल्ला पड़ा, नहीं, वो हवा नहीं थी। सबकी नजरें पीछे मुड़ गईं। रामदीन घबरा गया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। स्वामी जी ने इशारा किया, उस आदमी को आगे आने दो। रामदीन कांपते पैरों से स्टेज के पास आया। सक्सेना ने उसे खाने वाली नजरों से घूरा। चुप रहे बेवकूफ, सक्सेना ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। लेकिन स्वामी जी ने पूछा, तुम कौन हो भाई? क्या तुम जानते हो सच क्या है? रामदीन फूट फूट कर रो पड़ा। वह स्टेज पर स्वामी जी के कदमों में गिर गया। महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैंने झूठ का साथ दिया। यह साहब। सक्सेना साहब ने कुछ नहीं किया, वो तो डर के मारे भागने वाले थे। मशीन इन्होंने नहीं, उस 15 साल के लड़के ने ठीक की थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। सक्सेना चिल्लाया, यह पागल है, यह शराब पीकर आया है, इसे बाहर निकालो। लेकिन स्वामी जी ने हाथ उठाया। शांत। उनकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि सक्सेना की बोलती बंद हो गई। कौन लड़का? कैसा लड़का? रामदीन ने सुबकते हुए कहा, वो सफाई वाली का बेटा विक्रम। उसने कचरे से एक चुंबक निकाला था। उसने कहा था कि मशीन का दिल नहीं धड़क रहा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस पाइप से घुसकर। सक्सेना अब पसीने से तरबतर हो चुका था। यह झूठ है। सबूत क्या है? यह बुढ़ा सठिया गया है। रामदीन ने सिर उठाया। सबूत है साहब, सबूत मशीन के अंदर है। विक्रम ने कहा था, चुंबक वहीं रहने दो। अगर आप जनरेटर खोलेंगे तो रोटर पर एक पुराना स्पीकर का चुंबक और एक तांबे का तार बंधा मिलेगा। और उस चुंबक पर उस लड़के ने अपना नाम खोरच कर लिखा था। स्वामी जी ने मेहरा की तरफ देखा। डॉक्टर, अभी जनरेटर रूम खुलवाइए, मैं खुद देखना चाहता हूं। अस्पताल के उस भव्य हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। स्वामी सत्यानंद जी का आदेश पत्थर की लकीर था। मेहरा ने तुरंत सुरक्षा गार्ड्स को इशारा किया और खुद स्वामी जी की व्हील चेयर को धक्का देते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़े। उनके पीछे मंत्री जी, पुलिस कमिश्नर और मीडिया के कैमरों का एक पूरा हुजूम चल पड़ा। सबसे पीछे 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स ने इंजीनियर सक्सेना को पकड़ रखा था। सक्सेना के चेहरे से रंग उड़ चुका था। उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनमें जान ही न बची हो। वह बार बार बुदबुदा रहा था, यह सब झूठ है, यह साजिश है। लेकिन उसकी आवाज में अब वो दम नहीं था। बेसमेंट का दरवाजा खोला गया।
अंधेरे और उमस भरे जनरेटर रूम में आज वीआईपी लोगों के महंगे जूतों की आवाज गूंजी। हवा में अभी भी डीजल और ग्रीस की गंध थी जो उन अमीरों को नागवार गुजर रही थी, लेकिन स्वामी जी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। खोलो इसे, स्वामी जी ने जनरेटर के रोटर कवर की तरफ इशारा किया। मैकेनिक रामदीन आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आज डर से नहीं बल्कि एक अजीब से उत्साह से। उसने अपनी जेब से पाना रेंच निकाला और नट बोल्ट खोलने शुरू किए। पूरा कमरा सांस रोके खड़ा था। कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। एक बोल्ट खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे ही रामदीन ने भारी लोहे का कवर हटाया, सबके मुंह से एक साथ आह निकली। वहां करोड़ों की उस विदेशी मशीन के दिल में कोई हाईटेक जर्मन पुर्जा नहीं लगा था। वहां लगा था एक काला भद्दा सा चुंबक, वही चुंबक जो पुराने स्पीकरों में होता है। उसे तांबे के तारों से बड़ी खूबसूरती से, लेकिन देसी तरीके से बांधा गया था। यह जुगाड़ था, लेकिन ऐसा जुगाड़ जिसे देखकर किसी भी इंजीनियर का सिर झुक जाए। स्वामी जी ने झुककर उस चुंबक को देखा। टॉर्च दिखाओ, उन्होंने कहा। एक गार्ड ने रोशनी डाली। चुंबक की काली सतह पर किसी नुकीली चीज से, शायद किसी टूटी हुई कील से, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक नाम खुरचा हुआ था। हिंदी के वो 3 अक्षर वहां किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। उई कृ म। सच्चाई सामने आ चुकी थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। स्वामी जी ने धीरे से उस चुंबक पर हाथ फेरा, जैसे किसी पवित्र मूर्ति को छू रहे हों। फिर उन्होंने घूमकर सक्सेना की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि दया मिश्रित घृणा थी। सक्सेना, स्वामी जी ने भारी आवाज में कहा, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने एक बच्चे की प्रतिभा की चोरी की है। तुमने सरस्वती का अपमान किया है। यह चुंबक गवाही दे रहा है कि असली इंजीनियर कौन है। सक्सेना घुटनों के बल गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे बच्चे हैं। मैं लालच में आ गया था। डॉ मेहरा गुस्से से आगे आए। उन्होंने सक्सेना के कॉलर से उसका आई कार्ड खींचकर तोड़ दिया। तुम्हारी नौकरी तो उसी दिन चली गई थी जब तुमने अस्पताल के बजट से चोरी की थी। कमिश्नर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए। धोखाधड़ी और जान जोखिम में डालने का केस दर्ज होगा। पुलिस ने तुरंत सक्सेना को हथकड़ी पहना दी। कैमरों ने उस पल को कैद कर लिया जब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को एक मुजरिम की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था। उसका नया सूट अब धूल में सना था और उसका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन स्वामी जी ने चारों तरफ देखा। वो हीरा कहां है? वो विक्रम कहां है? रामदीन ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, महाराज, वो तो गरीब है। वो डर गया था। वो कह रहा था कि अमीरों की महफिल में गरीबों का काम नहीं। वो अपनी मां के साथ बस्ती की तरफ गया है। स्वामी जी ने अपनी व्हील चेयर घुमाई। तो हम वहां जाएंगे। अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएगा। चलो। उधर शहर के दूसरे छोर पर रेलवे लाइन के किनारे बनी झुग्गियों में एक अलग ही दृश्य था। विक्रम और सुनीता अपना थोड़ा सा सामान पोटली में बांध रहे थे। जल्दी कर बेटा, सुनीता घबरा रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि पुलिस की गाड़ियां अस्पताल से निकली हैं। जरूर वो सक्सेना ने पुलिस भेज दी होगी। मैंने कहा था ना, बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। विक्रम शांत था। उसने अपनी पुरानी किताबें छाती से लगा रखी थीं। भागने से क्या होगा मां? अगर किस्मत में जेल लिखी है तो जेल ही सही। मैंने चोरी नहीं की है। तभी बस्ती में शोर मच गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज और सायरन की गूंज से पूरा इलाका दहल गया। धूल के गुबार उड़ाती हुई 1-2 नहीं बल्कि 10-12 गाड़ियां बस्ती के कच्चे रास्ते पर आकर रुकीं। लाल बत्ती वाली गाड़ियां। सुनीता का कलेजा मुंह को आ गया। हे भगवान, इतनी पुलिस! विक्रम, छिप जा बेटा, बिस्तर के नीचे छिप जा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी टूटी हुई झोपड़ी के दरवाजे पर परछाइयां पड़नी शुरू हो गईं। विक्रम अपनी मां के आगे खड़ा हो गया, ढाल बनकर। मेरी मां को कुछ मत कहना। विक्रम ने मन ही मन सोचा, मैं सरेंडर कर दूंगा। दरवाजा खुला, या यूं कहें कि टाट का पर्दा हटा, लेकिन अंदर पुलिस का डंडा नहीं आया। अंदर आए डॉ मेहरा और उनके पीछे व्हील चेयर पर स्वामी सत्यानंद जी और उनके पीछे पूरा शहर। विक्रम और सुनीता सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी जी ने उस धुएं और सीलन भरी झोपड़ी को देखा और फिर विक्रम को, वही लड़का जिसके कपड़े अब भी मैले थे लेकिन जिसके माथे पर स्वाभिमान का तेज था। यही है वो? स्वामी जी ने पूछा। डॉ मेहरा ने सिर हिलाया। विक्रम ने डरते डरते हाथ जोड़े।
बाबा, मैंने मशीन तोड़ी नहीं थी, मैंने तो बस। स्वामी जी ने हाथ उठाकर उसे रोका। फिर उन्होंने जो किया उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स, हर पड़ोसी, हर पुलिस वाला हैरान रह गया। स्वामी जी ने व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की। उनके सेवकों ने मदद की। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से विक्रम के पास गए और उन्होंने झुककर विक्रम के धूल भरे पैर छू लिए। बाबा, ये क्या कर रहे हैं? पाप लगेगा। सुनीता चीख पड़ी और स्वामी जी के चरणों में गिर गई। हम अछूत हैं, हम गरीब हैं। स्वामी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने विक्रम को गले लगा लिया। बेटा, पैर तेरे नहीं, तेरे हुनर के छू रहा हूं। उस रात तूने मशीन में जान नहीं फूंकी थी, तूने मेरी सांसें वापस दी थीं। तूने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। कीचड़ में ही कमल खिलता है और आज मैंने उस कमल को पा लिया। विक्रम, जो दुनिया की हर मुसीबत के सामने पत्थर बना रहता था, आज पिघल गया। वह स्वामी जी के गले लगकर फूट फूट कर रोया। उसका सारा दर्द, सारा अपमान, सारा संघर्ष आंसुओं बनकर बह निकला। डॉ मेहरा आगे आए। उन्होंने विक्रम के हाथ में एक लिफाफा और एक फाइल थमाई। विक्रम, यह अस्पताल की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम है और यह जर्मनी के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का स्कॉलरशिप लेटर है। तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे रहने का और तुम्हारी मां का पूरा खर्चा आज से जीवन रक्षक ट्रस्ट उठाएगा। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। वह बस आसमान की तरफ हाथ उठाकर रो रही थी। स्वामी जी ने माइक, जो मीडिया वाले साथ लाए थे, हाथ में लिया और वहां मौजूद बस्ती वालों और कैमरों के सामने कहा, आज इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। हम मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान किसी भी रूप में, किसी के भी अंदर हो सकता है, एक सफाई वाली के बेटे में भी। आज से इस देश का कोई भी प्रतिभावान बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। यह मेरा संकल्प है। भीड़ ने विक्रम विक्रम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सक्सेना को पुलिस की जीप में बैठाया जा रहा था और विक्रम को फूलों की माला पहनाई जा रही थी। कहानी का अंत एक खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। 10 साल बाद उसी अस्पताल में, उसी जनरेटर रूम के बाहर एक नेम प्लेट लगी है। उस पर लिखा है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर विक्रम। विक्रम, जो अब एक सुडौल शिक्षित नौजवान है, सूट बूट में है, वह अपनी चमचमाती कार से उतरता है। लेकिन जनरेटर रूम में घुसने से पहले वह अपने जूते उतारता है। वह अंदर जाता है, जहां एक कांच के केस में वह पुराना जंग लगा हुआ स्पीकर का चुंबक और तांबे का तार आज भी रखा हुआ है। वह उस चुंबक को प्रणाम करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली डिग्री वह कागज का टुकड़ा नहीं जो दीवार पर टंगा है, बल्कि वह पुराना चुंबक है जिसने एक अंधेरी रात में उसकी तकदीर बदल दी थी। सच ही कहा है, हुनर वह है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर दे।